हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेज में। दोस्तों, आज अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पौधों और जंतुओं में अंतर। क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में आपको मिल गया होगा कि हम किस प्रकार से बायोलॉजी के अनेक अध्यायों में उपस्थित अनेक हेडिंगों को अध्ययन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आधुनिक जीव विज्ञान शुरू हो गया है, इसमें नए यंत्रों की खोज हो गई थी। नए यंत्रों की खोज के पश्चात नए जीवों का खोज हुआ और उनके द्वारा जो उन जीवों में उपस्थित लक्षण है उनके बारे में विश्लेषण किया गया और उन्हें एक एक श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पौधों और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है हमें। तो इसमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपको पता होगा कि पादप भी सजीव हैं और जंतु भी सजीव हैं, लेकिन वो कौन कौन से हेडिंग हैं जिसके कारण इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो इसी के लेक्चर में, इसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इन जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, क्यों रखा गया है। तो हम लोग पहले बात करते हैं शरीर संगठन। शरीर संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पादप होते हैं इनका शरीर जो होता है, इनका जो संगठन होता है एक निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पादप कहीं से भी अपना जो वृद्धि कर सकते हैं, कहीं से भी अपनी टहनियों को फैला सकते हैं। लेकिन जो जंतु होता है इनमें क्रमिक विकास होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जंतुओं का विकास एक क्रम से होता है, एक क्रम से होता है। अगर हम बात करें पादप की, तो पादप का कहीं से भी विकास हो जाता है, इसके माध्यम से इन्हें अलग अलग रखा गया। आपने देखा होगा कि पादप लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है वो आकार उसका निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो जंतु होते हैं उनके अंग, जैसे जहां से हाथ है वो हाथ वहीं से रहता है, जहां से जुड़ा रहता है उसका स्थान वहीं से हाथ निकलता है। ठीक है, जिस प्रकार से हाथ आपका है वो हाथ का स्थान वही है, ना कि हाथ का स्थान बदल जाएगा। ये थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता जंतुओं में। क्योंकि और आपने देखा होगा कि जंतु अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। जो जंतु होते हैं वो अपने जैसे संतान को पृथ्वी पर जन्म देते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा समझेंगे पादप। पादप का जो वृद्धि होता है वह कहीं से भी विकसित कर सकता है, विकसित हो सकता है। इनमें निश्चित नहीं होता कि टहनी यहीं से निकलेगा, टहनियों से भी टहनी निकलता चला जाता है। ठीक है, तो इनमें इसी के आधार पर इन्हें शरीर के संगठन के आधार पर विभाजित किया गया था। और जो दूसरा अंतर है वह इस प्रकार है, वृद्धि, ग्रोथ। यही जो हम बात कर रहे हैं यही बात यहाँ पर भी दिया गया है, वृद्धि के आधार पर। जो वृद्धि होती है, मनुष्य में वृद्धि कुछ समय तक होती है, उसके बाद मनुष्य में वृद्धि जंतु में वृद्धि कुछ समय तक होती है, उसके बाद जंतुओं में वृद्धि कम हो जाती है, मतलब रुक जाती है। लेकिन जो पादप होती है उनमें वृद्धि जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते तब तक होती रहती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पादप में वृद्धि, पादप में वृद्धि कब तक होती है? मृत्यु से पहले तक। कब तक? मृत्यु से पहले तक होती है। लेकिन जो जंतु होते हैं, क्या? जंतुओं में वृद्धि, जंतुओं में वृद्धि कुछ समय तक ही होती है। और इसमें एक अंतर यह है कि जो पादप होते हैं ये जंतु के अपेक्षा लंबे होते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वे अपने कुछ निश्चित आकार के तक ही सीमित रहते हैं। हम ये नहीं करें कि वे एक समान ही होते हैं, लेकिन नहीं,
वे कुछ न कुछ निश्चित आकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पादप की कोशिकाओं के ऊपर एक सेल वॉल पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे ये सेलुलोज की बनी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसमें एक अंतर हो गया कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पर्णहरित क्लोरोफिल। आपने सुना होगा कि प्रत्येक हरा पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कब? जब उसमें पर्णहरित उपस्थित हो, CO2 उपस्थित हो, H2O उपस्थित हो, कुछ खनिज लवण उपस्थित हो और सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। तो उसमें क्या करता है, प्रत्येक हरा पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है, जिससे वह जीवित और अपने जो पादप होते हैं वे अपने आकार में वृद्धि करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पादप पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पादप और जंतु में अंतर लिखिए, तो आपको तो दिमाग में आएगा कि पादप और जंतु तो दोनों होते हैं सजीव, इसमें अंतर कौन सा है। तो यही कुछ अंतर है जिसको आप लोग बता सकते हैं। कोई भी पूछे आप बता सकते हैं कि ये विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो बात हम किए वही यहाँ पे लिखा गया है। अब बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्नताएं। तो जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही करते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गति। आप देखे होंगे कि पादप अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं। वे सिर्फ अपनी टहनियों, पत्तियों और नीचे जो जड़ होते हैं उनको भी हिला सकते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए वे इधर से उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अर्थात भोजन की तलाश करने के लिए वे इधर उधर घूमते रहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं पादप स्थिर होते हैं, जबकि जंतु यहाँ से अपने स्थान से एक दूसरे से स्थानांतरित होते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसी के संदर्भ में आगे कुछ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिएगा और इस पॉइंट को लिखने के बाद आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से टॉपिक को समझाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है आपको पता होगा कि उत्तेजनशीलता, जैसे अभी तक जो हमने लक्षण पढ़े वो सिर्फ पादप में ही दिखाई दे रहे थे, जबकि जंतु में नहीं। जैसे कोशिका भित्ति हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वृद्धि हो गया, और वृद्धि तो जंतु में भी होता है। ऐसे तमाम लक्षण थे जो हमने पढ़ा अभी। अब हम पढ़ते हैं उत्तेजनशीलता। तो पादप में उत्तेजनशीलता
नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, अर्थात नहीं के बराबर, नहीं पाया जाता। जबकि जंतुओं में क्या उत्तेजनशीलता पाया जाता है। तो ये इसका कैरेक्टर हो गया पादप और जंतुओं में अंतर। जो अगला है उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। आपको पता होगा कि पादप में एक विशेष उत्सर्जन के लिए नली या स्थान नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा पादप में क्या नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, जबकि जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। क्योंकि जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, जिसके माध्यम से वे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भेजते रहते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग समझ रहे हैं कि उत्सर्जन तंत्र जंतुओं में पाया जाता है, जबकि पादप में उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। अब लोग बात करते हैं तारक काय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। तो दोस्तों हम बता दें कि पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में एक तारेनुमा संरचना होती है जिसे तारक काय कहते हैं। तो पादप में तारक काय नहीं पाया जाता, पादप में तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतुओं में तारक काय पाया जाता है। हम लोग बात करते हैं लयन काय, लाइसोसोम। पादप में लयन काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतुओं में क्या लयन काय पाया जाता है। तो ये आपका हो गया 7वां कैरेक्टर, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। तो दोस्तों हमने पादप और जंतुओं में आपको 10 ऐसे कैरेक्टर बताए हैं जो उनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।